आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा चीन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। जब हम किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जानना पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। चीन की सामाजिक व्यवस्था को समझने से पहले अगर हम इसका इतिहास जानें तो हम देखते हैं कि चीन एक साम्यवादी देश रहा है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद चीन ने जिस विचारधारा को अपनाया था वो साम्यवादी विचारधारा थी। उस समय पे पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ या यूएसएसआर, और सोवियत संघ का साथ दे रहा था चीन। तो चीन ने उस समय पे जिस विचारधारा को अपनाया वो साम्यवादी विचारधारा रही है। इस साम्यवादी विचारधारा का हमें वहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सभी पर इसका असर हमें देखने को मिलता है। चीन जिस विचारक की विचारधारा को मुख्य रूप से मानता है वो है माओ त्से तुंग। माओ नामक एक राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने चीन को अत्यधिक प्रभावित किया है, और माओ ही वो विचारक है जिसने मार्क्स के साम्यवाद को चीन में लागू करने का प्रयास किया है। चीन की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता है विविध राष्ट्रीयताएं। चीन में केवल एक ही राष्ट्रीयता को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, चीन में विविध राष्ट्रीयताओं को मानने वाले लोग निवास करते हैं। चीन में 94% लोग हान जाति से हैं। हान जाति को मानने वाले लोग वहाँ पे है, पर ऐसा नहीं है कि अन्य जातियाँ वहाँ पे निवास नहीं करती है। इसके अलावा भी चीन में चुआंग, हुई, मंगोल, तिब्बती, मांचू, थाई तथा कोरियाई जातियाँ को मानने वाले लोग भी वहाँ पे निवास करते हैं। इसके अलावा चीन में बौद्ध, ईसाई धर्म का भी वहाँ पे बहुत प्रचार प्रसार हुआ है, और चीन के संविधान में इन सभी संस्कृति को मानने वाले लोगों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन विविध राष्ट्रीयताओं वाला देश है। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो दूसरी विशेषता परिवार की स्थिति। चीन में परिवार की स्थिति कैसी रही है? चीन का इतिहास हम देखें तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही चीन का जो समाज है वो पुरुष प्रधान रहा है। चीन का समाज पुरुष प्रधान रहा है। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होता था वो मुखिया होता था, उस परिवार का संरक्षक होता था। पर ये जो स्थिति है इसमें परिवर्तन आया 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद। साम्यवादी क्रांति के बाद वहाँ की पारिवारिक स्थिति पर भी फर्क पड़ा। अब स्त्रियों का जो पहले शोषण होता था उसमें अब अंतर आने लगा। अब स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए गए। रखेल प्रथा और बहुपत्नी प्रथा जो वहाँ पे प्रचलित थी उस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। और महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं के लिए जो कुप्रथाएं चली हुई थी उन सब पे लगाम लगा दी गई। तो 1949 की जो क्रांति है इसने स्त्रियों को शोषण से मुक्ति प्रदान करने में अपना योगदान दिया है, और परिवार की स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ा है। तीसरी सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो है शिक्षा व्यवस्था। चीन की शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी वो केवल धनी वर्ग के लिए थी। जो पैसे वाला वर्ग था केवल वो शिक्षा प्राप्त कर लेता था, और आम नागरिक या आम जनता शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। 1949 की साम्यवादी क्रांति के पश्चात शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए।
और सरकार ने शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया। सरकार ने सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और सरकार का जो उद्देश्य था वो जनता को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना था। इसके लिए स्कूल और कॉलेजेस खोले गए। और अगर अभी हम वर्तमान में देखें तो चीन में शिक्षा की दृष्टि से सभी स्वतंत्र है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था है। इसके अलावा वैज्ञानिकों और चिकित्सकों सभी को शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। अब आगे की सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो है सांस्कृतिक जीवन। किसी भी देश की सांस्कृतिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है वहाँ के संवैधानिक विकास में। किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था से निर्धारित होती है। और चीन की सांस्कृतिक व्यवस्था भी बहुत समृद्ध है। चीन में हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है, नववर्ष भी मनाया जाता है वहाँ पर। इसके अलावा नववर्ष के अलावा वहाँ पर कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि चिंग मिंग नामक त्यौहार। चिंग मिंग त्यौहार होता है जो शमशान घाट से जुड़ा हुआ है। उस दिन चीनी लोग बहुत सारे वस्तुओं का दान करते हैं, शमशान में जाकर पूजा करते हैं। इसके अलावा मज़दूर दिवस वहाँ पे मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में वो लोग मनाते हैं। इसके अलावा ताश, शतरंज, पतंगबाजी सभी तरह के खेल वहाँ पे खेले जाते हैं। और खेल का अगर हम इतिहास देखें तो हम सब ये जानते हैं कि चीनी लोग खेल में बहुत आगे रहते हैं। जब भी कोई प्रतियोगिता होती है तो मेडल लेने में चीनियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे किसकी विशेषता है? सेना की भूमिका। किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश की सुरक्षा में सेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चीन में भी सेना का महत्वपूर्ण स्थान है। चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद से सेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सैनिक नेताओं ने सैनिक नियंत्रण समिति और प्रशासनिक समिति के माध्यम से चीन पर अपना शासन स्थापित किया। और सांस्कृतिक क्रांति के समय भी चीन की सेना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा चीन वहाँ की केंद्रीय समिति, साम्यवादी दल की जो केंद्रीय समिति है और राजनीतिक समिति में सेना का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हालांकि माओ की मृत्यु के बाद सेना का थोड़ा असर कम हुआ है, पर अभी भी हम देखते हैं कि साम्यवादी दल के जो महत्वपूर्ण पद है उन पर सैनिक पदाधिकारियों की ही बहुलता हमें देखने को मिलती है। ये है चीन की सामाजिक व्यवस्था। अब हम बात करेंगे चीन की आर्थिक व्यवस्था की। चीन की आर्थिक व्यवस्था को भी हम साम्यवाद से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीवाद का विरोध करती है। साम्यवादी व्यवस्था उत्पादन के जितने भी साधन हैं उस पर सरकार का, यह समाज का नियंत्रण चाहती है और किसी भी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए। पूंजी का सभी में बंटवारा होना चाहिए। तो चीन की आर्थिक व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में यात्रा। कहने का तात्पर्य ये है कि साम्यवादी क्रांति के बाद से चीन में जो व्यवस्था लागू हुई वो साम्यवादी व्यवस्था थी। उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, पर वक्त के साथ धीरे धीरे चीन के लोगों को और चीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है सभी को ये लगने लगा कि इस अर्थव्यवस्था से हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, हम विश्व में बहुत पिछड़ते जा रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में चीन की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी था। और देंग जियाओपिंग नाम के एक शासक वहाँ पर आए जिन्होंने वहाँ की समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से बाहर निकालकर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ उसका रुख
मोड़ दिया। तो देंग जियाओपिंग नामक जो शासक हुए, इन्होंने स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था को चीन में लागू किया। या बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत उस समय से हम मान सकते हैं। अब जो साम्यवादी व्यवस्था केवल चीन की सीमाओं तक जुड़ी हुई थी, वो साम्यवादी व्यवस्था अब बाहर के देशों की तरफ मुड़ने लगी। आयात और निर्यात वाली स्थिति अब वहाँ पे बन गई। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था वहाँ पे अपना ली, स्वतंत्र या खुली अर्थव्यवस्था वहाँ पर अपनाई गई। दूसरी इसकी विशेषता है कृषि का विकास। साम्यवादी क्रांति से पहले चीन में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी। कृषकों की स्थिति बहुत दयनीय थी। चीन के अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था तथा कृषि पर ही विदेशों के साथ व्यापार भी निर्भर करता था। चीन में कृषि योग्य भूमि कम है क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर प्रमुख रूप से गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि का उत्पादन किया जाता है। चीन के नेताओं का ये मानना है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में यहाँ पर चीन में कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है, अतः यहाँ पे खाद्य पदार्थों का आयात भी करना पड़ता है। पर पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इसके अलावा यहाँ पे तकनीकों, रसायनों, उर्वरकों आदि का प्रयोग करके भी कृषि का उत्पादन किया जाता है। चीन की आर्थिक व्यवस्था की आगे की विशेषता हम देखें तो वो है उद्योग। किसी भी देश के उद्योग धंधे वहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होते हैं और साम्यवादी व्यवस्था जब से लागू हुई चीन में, तब वहाँ पे उद्योगों का इतना विकास नहीं हो पाया था। परंतु 1951 में साम्यवादी चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और निजी उद्यम को सीमित करना प्रारंभ कर दिया। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी वहाँ के उद्योगों के विकास के प्रयास किए गए। इसके अलावा जो उद्योग निजी क्षेत्र में थे उन पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया। चीन में बिजली, मशीन, पेट्रोलियम जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिला है और वर्तमान में अगर हम चीन के उद्योगों की स्थिति देखें तो हम देखते हैं कि चीन में जो छोटा सामान होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है वहाँ पे और इसका विश्व में निर्यात भी किया जाता है और वहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो धीरे धीरे बहुत समृद्ध हो रहे हैं। चौथी इसकी विशेषता है ट्रेड यूनियन। चीन में ट्रेड यूनियन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है व्यापार का। ट्रेड यूनियन मजदूरों और दल के बीच की कड़ी का काम करती है। साम्यवादी दल जो वहाँ पे शासन करता है और इसके अलावा मजदूर, इन दोनों में कनेक्शन स्थापित करने का काम ट्रेड यूनियन के द्वारा किया जाता है और ये ट्रेड यूनियन ही दोनों के मध्य समन्वय बनाए रखने का प्रयास करती है। पांचवी और अंतिम विशेषता है विदेशी व्यापार। साम्यवादी शासन व्यवस्था के लागू होने के कुछ समय तक चीन में केवल आंतरिक व्यापार होता था। बाहर के किसी भी देश का वहाँ पे प्रवेश नहीं था, केवल अंदर ही व्यापार होता था, चीन के अंदर ही। पर धीरे धीरे जब चीन में खुली अर्थव्यवस्था को या बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया जाने लगा, उसके बाद से चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया क्योंकि यूरोप के सभी देश, जापान आदि अपना विकास लगातार कर रहे थे और चीन विकास के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा था। तो चीन ने अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन किया, स्वतंत्र आर्थिक नीति को अपनाया और उसके बाद से हम देखते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था के अपनाने के बाद से चीन का आयात निर्यात एक बहुत समृद्ध आयात निर्यात के रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा है। तो ये है चीन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो वहाँ के संविधान को प्रभावित करती हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे।